100,000 टू 150 की रेंज में तो आप रखें जी 30 से 35% के दरमियान मेरा टैक्स जाएगा बेस्ड ऑन माई इंडिविजुअल सर्कमस्टेंस। इमिग्रेशन के हिसाब से रेजिडेंट है, लेकिन टैक्स के हिसाब से रेजिडेंट नहीं है। टैक्स के हिसाब से आप रेजिडेंट होंगे अगर यहाँ पे आप 183 डेज और मोर रहते हैं, जो हम लोग बहुत से लोग लैक करते हैं। हम लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं पोस्ट एक इवेंट होने के बाद, वो एक हाथ मतलब जो भी एक वो जो होना होता है वो हो जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं। टैक्स प्लानिंग हमेशा पहले होती है, टैक्स प्लानिंग बाद में नहीं होती। कि हम चले गए थे, हमें किसी ने गाइड किया तुम अप्लाई कर दो, और अब हम वापस आए, हमने अप्लाई किया, उन्होंने वेरिफिकेशन की, ये सिस्टम आपको पकड़ लेता है। ठीक है, इस सिस्टम में क्योंकि अब और डिजिटलाइजेशन भी हो गई, टेक्नोलॉजी भी होगी, इनको पता लग जाता है, सामहाउ स्कूल से पता लगे, कहीं से ही पता लगे, तो वो फिर आते हैं कि जी ये तो सीआरएम से पैसे वापस मांग रहा है $24,000। हम तो 3 बच्चे थे, हम तो $1,800 महीने का लेते चले गए। 31%। तो अब वो मैं 31% को कम करने का तरीका ये कि मैं जो अपनी इनकम है उसमें रिडक्शन शुरू कर दूं। वो रिडक्शन ऐसे RRSP, FHSA, डोनेशन, वो सारी चीजें 100,000 को असल में दिखाएंगी लेट्स से 70,000, क्योंकि मैंने सब काम कर लिया। और फिर 70,000 पे टैक्स लगेगा जो कि लोअर ब्रैकेट होगा वर्सेस जो 100 पे लगता। तो मुझे वो 30,000 पे, जो 30,000 की मैंने रिडक्शन की है, उस पे सेविंग सारी नजर आई। जी दोस्तों, आज की वीडियो जो कि एक पॉडकास्ट है, उसमें मैंने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जो कि कनाडा के क्वालिफाइड टैक्स एक्सपर्ट हैं। टैक्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो बैक होम हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और स्पेशली अगर आप मिडल ईस्ट से आ रहे हैं तो आप पे ही नहीं कर रहे होते, तो आपको पता ही नहीं होता कि टैक्स कोई चीज़ भी है। जबकि आप जब कनाडा मूव करते हैं तो टैक्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है आपके एक्सपेंसेस का। रादर मैं अमूमन यही कहता हूँ कि सबसे बड़ा एक्सपेंस जो आपका होता है कनाडा में वो टैक्स ही है। तो इस वीडियो में मेरे फ्रेंड आजम जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं वो हमसे शेयर करेंगे कि किस तरह से आप जो है वो अपना टैक्स ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कम से कम टैक्स पे कर सकते हैं लीगल तरीके से, और कैसे जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं कोई भी ऑडिट या कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जिससे आपको बचना चाहिए विद रिगार्ड्स टू योर टैक्सेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। एक, लाइक का बटन जरूर दबाएं, दूसरा सब्सक्राइब का बटन, एज दिस कीप्स मी एंड बतूल माय वाइफ मोटिवेटेड, जो इस चैनल पे कंटेंट डालते हैं। इस चैनल पे हम कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्टेनिंग टू मूविंग टू नॉर्थ अमेरिका, प्राइमरीली कनाडा एंड यूएस। हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है, ओरिजिनली कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया, लिविंग इन मिडल ईस्ट, देन मूविंग टू कनाडा एंड नाउ करंटली लिविंग इन यूएस। सो हम ये सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। नाउ विदाउट फर्दर वेट, लेट्स गेट रोलिंग इनटू द वीडियो। चले आजम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और ये पॉडकास्ट हमने इसलिए रखी है आजम, क्योंकि ऑन माय चैनल देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो कि आ रहे थे और ये सवाल कर रहे थे रिलेटेड टू टैक्स। और स्पेशली ये वो लोग हैं जो कि कनाडा या आना चाहते हैं या लैंडिंग कर चुके हैं और अब तक मूव नहीं किए, या फिर वो लोग हैं जिनका पहला साल है या दूसरा साल है, मतलब कह लें जिनको हम न्यू कमर्स कहते हैं कनाडा में। तो ये पॉडकास्ट उनके लिए है। So thanks for taking out time and thanks for coming in and sharing your wisdom. बट आप, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करना शुरू करूं और आप अपनी सारी विजडम शेयर करें, कैसा हो कि अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि हु यू आर, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं और आपकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं। और फिर मेरे पास आपके लिए जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू टैक्स, सो आई विल डीप डाइव इनटू दोज एज वेल। सो ओवर टू यू आजम, अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बहरोस। मेरा नाम मोहम्मद आज़म रज़ाक है। करंटली मैं जो हूँ कनाडा में ओंटारियो में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मैनेजिंग पार्टनर हूँ 2 सीपीए रजिस्टर्ड फर्म का। जब हम कहते हैं सीपीए फर्म, तो जो लोग यहाँ से बाहर हैं, जैसे पाकिस्तान में या कहीं और है मिडल ईस्ट में, दे आर यूज्ड टू अ सीए फर्म। सीए फर्म मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, जो कि रजिस्टर्ड होती है इंस्टीट्यूट के साथ, और वो प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफर करती है, जो कि आपकी पर्सनल टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस, ऑडिट, रिव्यू, फिजिबिलिटीज़, कैश फ्लो मैनेजमेंट, एंड जो जो एक प्रोफेशनल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफर कर सकता है वो हम करते हैं। जो मेरी फर्म का नाम है वो मार्सस है, MARSERS। मार्सस इज़ अ ब्रांड नेम, सो आप marsus.ca पे जाके देख सकते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 लोकेशन है अभी ओंटारियो में, वुडस्टॉक में, गिब्सबी में, ओंटारियो में, मिसिसागा में। जहाँ तक मेरे बैकग्राउंड की बात है, मैं पाकिस्तान से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस है। यूके का मैं फेलो मेंबर हूँ ACCA का, FCCA हूँ, दैट इज़ अगेन ऑलमोस्ट 22 और 23 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। मैं फेलो मेंबर हूँ CPA इंटरनेशनल यूके का। आई एम द मैं CPA कनाडा का मेंबर हूँ, मैं CPA USA होल्ड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर इकोनॉमिक्स है, और साथ में कुछ बहरीन में आपका
एक सर्टिफाइड इस्लामिक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन भी है। तो ये क्वालिफिकेशंस हो गई हैं। ज़्यादा एक्सपीरियंस की बात है, एक्स डोलाइट कराची ऑफिस, दुबई ऑफिस, एक्स केपीएमजी, लग्जमबर्ग यूरोप में काम किया है मैंने केपीएमजी में, बैंकिंग सेक्टर में दुबई में मशी बैंक में काम किया है और दूसरी कंपनीज में काम किया है। बिफोर मूविंग टू कनाडा आई वाज द सीएफओ of one of the listed company in Dubai, अमलाक फाइनेंस, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो आप अगर जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से मिल जाएगी। आई वॉज द बोर्ड मेंबर ऑफ एम आर फाइनेंशियल सर्विसेज। I'm the chairman of this EFI MR Financial Services and I'm the board member of अमलाक कैपिटल था, और एक दो हमारी सब्सिडरीज थी क्योंकि हम सऊदी भी देखते थे, कतर भी देखते थे, बाकी इंटरनेशनल ऑफिस देखते थे, तो उनकी बोर्डशिप थी, बोर्ड मेंबरशिप थी। एनीवे, in short, eventually having a Pakistani passport, decided for the kids to move into Canada. Almost हमें move हुए कोई 12 साल हो गए हैं। uh, it took me some time to get rid of the दुबई मिडल ईस्ट है, मुश्किल काम होता है इतने एक्सपीरियंस के साथ जब आप लीड कर रहे होते हैं चीज़ों को। ट्रांजैक्शंस जो मतलब लास्ट ट्रांजैक्शन जो मैं हैंडल कर रहा था वो दैट वाज $3.2 billion। मतलब $3.2 billion, मतलब जहाँ पे अभी हम कैनेडियन मार्केट के लिए तो ये एक बड़ी वो अजीब सी चीज़ है, बट यूएसए मार्केट में इज रिकग्नाइज। वो लीड की, वो ख़त्म की, मतलब मिनिस्ट्री के साथ, सेंट्रल बैंक के साथ, सारे बैंकों के साथ। तो जब कनाडा आए तो कनाडा में आते थे टाइम लगा, बट द मार्सस वॉज स्टैब्लिश ऑलमोस्ट। मार्सस का ये 12वां साल चल रहा है, ठीक है। इट वॉज स्टैब्लिश इन 2013। ऑपरेशन जिसे कहते हैं, आप फुल टाइम ऑपरेशन समझ लें कि 2 साल बाद 2014-15 में ऑन हो गया था। तब से नाउ तक की जर्नी आपको बता दी है। 3 ऑफिसेज एंड एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनल टैक्स की बात करते हैं तो पर्सनल टैक्स में कोई 3 से ज़्यादा के क्लाइंट होंगे जिनको हम सम हाउ मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल द पीपल ड्यूरिंग फेब, मार्च एंड अप्रैल, एंड थोड़ा बहुत उसके बाद भी होता रहता है। कॉर्पोरेट टैक्स हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, वो होंगे कुछ 400-500 से ज़्यादा ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर डिफरेंट ऑडिट्स हैं, रिव्यू हैं। तो एक बड़ा छोटा सा बैकग्राउंड है आई हैव, सो अल्हम्दुलिल्लाह। No, this Azam, this was an amazing introduction. आपने as in the amount of details you shared, I think this is a lot of achievement in terms of आपका background. So I'm really impressed. So I'm truly अल्हम्दुलिल्लाह। impressed. So thanks for that. दूसरा ये कि I'm also thankful कि ये आपका tech season है and this is a very busy season for you. So जी taking out time is I'm really thankful for you. It's just that कि ये time अच्छा भी है for listeners as well because they would be also benefiting from this podcast. So फ्रॉम आई नो इट्स बिजीनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए मतलब बिजी टाइम है बट ये लिसनर्स के लिए भी अच्छा टाइम है एनीवे सो आई वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम यू सो लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन पहला सवाल ये मुझे है और मैं बाय द वे मैं खुद दुबई से मूव हुआ हूँ यहाँ आई मूव टू कनाडा 7 years ago and now currently I'm in US तो 7 साल पहले मैं माशाल्लाह, कनाडा मूव हुआ हूँ तो माशाल्लाह। पहले तो ये बताएं कि हम जब स्पेशली दुबई से आ रहे होते हैं तो हम तो कोई टैक्स नहीं दे रहे होते राइट सो व्हेन वी कम हियर हमको यही बताया जाता है कि कनाडा में टैक्स बहुत ज्यादा है सो अगर आप थोड़ी सी रेंज बता दें अगर कोई बंदा जो है वो आ रहा है कनाडा तो जहन में क्या रखे कि यार अगर मुझे $1,00,000 की तनख्वाह मिले तो मैं कितना टैक्स दूंगा और 1.5 लाख तक की तनख्वाह अमूमन यही रेंज होती है जो कि आई थिंक एक एक्सेप्टेबल रेंज होती है फॉर एनीवन मूविंग टू फ्रॉम जी, दुबई टू हेयर तो उस पर अगर थोड़ी सी रेंज बताएं ताकि सेंस ऑफ आइडिया हो जाए लोगों को जो यहाँ आ रहे हैं जी। और ये बड़ा नॉर्मल है, और मेरा एक क्लाइंटेज का पोर्टफोलियो जो है, आप कह सकते हैं कि दुबई, क्योंकि अगर मेरा ताल्लुक रहा है दुबई से, 15 साल रहा हूँ, तो वहाँ से मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, और जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, एक तरह समझ लें ये हमारी एक एक्सपर्टीज़ है उनको गाइड करना। क्योंकि जो यहाँ पे पुराने बैठे हुए हैं, जो 40 साल से बैठे हुए हैं, जो जिसे हार्डकोर मतलब नेटिव, या अपनी ज़बान में कहते हैं कि गोरे जो फर्म्स बैठी हुई हैं, दे डोंट नो कि हमारे क्या चैलेंजेस होते हैं जब हम मूव करते हैं, पीछे क्या छोड़ के आते हैं, हमारा कल्चर क्या होता है। हमारे इनके यहाँ तो सब चीज़ यही होती है ना कि वी कैन से कि यार हमारी मदर रह रही है, वी डोंट चार्ज हर एनीथिंग। हम्म, इनके यहाँ ऐसा नहीं होता, इनके यहाँ तो भाई बहन मतलब एक एक डॉलर का हिसाब होता है। तो इट्स अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वो। अच्छा, जब कोई मूव करता है स्पेशली नॉन टैक्स कंट्री से, तो एक तो पहली बात, उनको टैक्स की आदत नहीं होती। और अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो उसमें अगर तो एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉयमेंट थी, तो टैक्स की आदत है। अगर बिजनेस कर रहे थे तो शायद आदत नहीं है, क्योंकि हमारा वहाँ पे बैक होम्स में इस तरह का टैक्स का फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है, या बेनिफिट्स नहीं है जिसकी वजह से लोग फाइल नहीं करते। अब आपका जो क्वेश्चन है उस पर रेंज में ये है कि आप अगर $100,000 या $1,00,000 कमा रहे हैं,
तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि यार मेरा 28% जो है ना टैक्स में चला जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब 28% जो होता है उसमें ये याद रहे कि फेडरल और प्रोविंशियल, यानी कि सूबाई सूबे की, और जो एक ओवरऑल अ, फेडरल जो नेशन गवर्नमेंट होती हाँ, है, उन दोनों के टैक्सेस होते हैं, तो ये दोनों का एक इफेक्टिव रेट निकलता है। जो आपके रेंज होती है, देखिए कहीं पे भी दुनिया में जहाँ पे टैक्सेस होते हैं, वहाँ पे एक रेंज होती है। रेंज से मतलब एक बकेट सिस्टम होता है, एक ब्रैकेट सिस्टम होता है। तो अगर आपकी इनकम रहती है 45-44,000 डॉलर से नीचे-नीचे, तो आपका ब्रैकेट जाके हिट करेगा बिटवीन 17% टू 21%। ठीक है? अगर आप 50 मतलब 45-46 से बियॉन्ड जाते हैं 95-96 तक, तो आपका ब्रैकेट चला जाता है कुछ 24 से 25% तक। जब आप 95 मतलब से ऊपर चले जाते हैं, तो आप इवेंचुअली 30% की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। और फिर अगर 1.5 लाख पे टच करते हैं, 165 एंड प्लस पे चले जाते हैं, तो देन यू आर टचिंग 35%। इफेक्टिवली आपका मार्जिनल रेट 48% चला जाता है 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर। ठीक है? हुँ, सो लेकिन इन जब हम अच्छा, इसमें टैक्सेस में भी दो दो कैटेगरीज होती है ना। एक तो एम्प्लॉय होता है जो आगे जॉब करता है। जब वो जॉब करता है तो इस टैक्स की कैलकुलेशन में आपका एक इनकम टैक्स हो जाता है, फिर आपका एक कैनेडियन पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है जो कि मैंडेटरी है, और फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होती है जो मैंडेटरी होती है। ठीक है? तो मिला-जुला के आप मतलब इफेक्टिवली अगर आप नॉर्मल 100,000 टू 150 की रेंज में, तो आप रखें जी 30 से 35% के दरमियान मेरा टैक्स जाएगा, बेस्ड ऑन माय इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस। टैक्स में एक चीज़ कभी भी दूसरी चीज़ पे अप्लाई नहीं होती है। मैं अपना बैठूँगा, हो सकता है मैं 100,000 पे मुझे इफेक्टिव टैक्स 21% पड़ रहा हो, क्योंकि मेरी फैमिली के, मेरे वाइफ के, मेरे बच्चों के, मेरी दूसरी चीज़ें, उनकी उनके सारे सर्कमस्टेंसेस मैटर करते हैं। ठीक है? तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा ये। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट कॉल आउट अगर आप चाहते हैं अपनी वेल्थ बिल्डिंग करना इन कनाडा विच इज़ टू मेक मनी आउट ऑफ द मनी दैट यू हैव जो भी आपने पैसा कमाया है और सेव किया है उस पे और पैसा कमाना तो बेस्ट तरीका है उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक ऑनलाइन ब्रोकर चाहिए और मैंने जो ब्रोकर यूज़ किया है पिछले 7 साल से जिनसे मैं एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हूँ आई हाईली रिकमेंड आप उनको चेकआउट करें और उनके साथ अपना अकाउंट खुलाएं और उनके साथ ही आप ट्रेड करें अगर आपको उन ब्रोकर के साथ ट्रेड करना है तो उन ब्रोकर का लिंक जो है मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा प्लीज़ वो चेकआउट करें और अगर आप ये लिंक यूज़ करेंगे तो आपको $50 का क्रेडिट भी मिलेगा स्पेशली ये सारे अकाउंट जो कि कनाडा ऑफर करती है जिससे आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं जैसे कि TFSA RRSP RESP एंड मैनी मोर you can use this broker and open an account with this broker at a very low and cheap cost using the link you will also get a $50 credit now let's get rolling back into the video ठीक है अच्छा अब लेट्स अज्यूम के मिडिल ईस्ट से एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई बंदा मूव करता है या नॉन मिडिल ईस्ट भी हो और वो सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं ठीक। वो सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं अपना PR लेते हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं उनके ऊपर ठीक। क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है कोई क्योंकि फॉर इंस्टेंस मैंने ये किया था मैं दुबई में था और मेरी जॉब दुबई में थी आई केम हेयर और मैंने डिसीजन नहीं लिया हुआ था तो मैं आई केम हेयर मैंने लैंडिंग कर ली मैंने कहा PR तो पकड़ लें फिर वापस जाके सोचेंगे कि आना है नहीं आना एंड इवेंट और फिर आपके पास 2-3 साल होते हैं टू डिसाइड तो वो 2-3 साल में क्या इम्प्लीकेशन होती हैं टैक्स की अच्छा देखिए, इसमें 2 से 3 तरीके हैं। एक एक तो बड़ा सिंपल है, जैसे आपने लैंड किया, आपने पीआर पकड़ा और आप वापस चले गए। अच्छा, अब लॉ क्या कहता है और बाय प्रैक्टिस क्या होता है? ठीक है? बाय लॉ आप जो कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम है, उसके लिहाज से तो आप यहाँ के परमानेंट रेज़िडेंट हो गए, ठीक है? लेकिन आप यहाँ से 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर चले जाते हैं वापस। तो टैक्स के हिसाब से आप परमानेंट रेज़िडेंट या रेज़िडेंट नहीं होते। टैक्स की रेज़िडेंसी की जो डेफ़िनेशन है, वो डिफरेंट होती है। वो अच्छा पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट मिलती-जुलती है, यूएसए से लेके यूके चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, तो वो नंबर ऑफ डेज़ पे काउंट करती है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने के लिए, कि अगर कोई बंदा के पास पीआर नहीं है यहाँ पे किसी वजह से प्रेस में है या किसी वजह से किसी जॉब पे आ जाता है कुछ 4-5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो क्या वो रेज़िडेंट होगा कि नहीं होगा, वो वहाँ से भी एक हम इसको रिलेट कर सकते हैं। बहरहाल आपके केस में जब आप वापस चले गए, तो टैक्स के लिए आपको टैक्स फ़ाइल करना एक डिफरेंट चीज़ है, क्या टैक्स आपको पे करना है, नहीं करना। ठीक है? क्योंकि आप इमिग्रेशन के हिसाब से रेज़िडेंट हैं, लेकिन टैक्स के हिसाब से रेज़िडेंट नहीं है। टैक्स के हिसाब से आप रेज़िडेंट होंगे अगर यहाँ पे आप 183 डेज़ और मोर रहते हैं, एक फिस्कल ईयर में और कैलेंडर ईयर में, फ्रॉम जैन टू दिसंबर। यहाँ का कैलेंडर ईयर पर्सनल टैक्स का जैन टू दिसंबर चलता है। अच्छा, अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं? कॉम्प्लेक्सिटीज़ ये हैं कि बहुत से, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा भाई यू हैव टू फाइल द टैक्सेस। ठीक है क्यों?
कि कल को आपके बच्चे हैं, कल को आपने वापस आना है, कल को आपने अपने आके लेट्स से आप आते हैं 3 साल बाद, आप कहते हैं यार मैं 5 साल में से 3 साल बाहर रहता हूँ, जाके 2 साल रहूँगा और पीआर रिन्यू करूँगा। जब आप पीआर की रिन्यूअल की एप्लीकेशन डालेंगे, उस टाइम पे क्वेश्चन पूछते हैं वो कि आपने पिछले 5 साल में कौन-कौन से टैक्स फाइल किए हैं? अब ये आपकी पर्सनल चॉइस है। जो लोग बिल्कुल क्लियर होते हैं कि यार हमें आना ही नहीं है अगले 3 साल तक, तो बाय लॉ एनी इनकम अर्न्ड इन कनाडा इज़ टैक्सेबल अगर आप कैनेडियन रेज़िडेंट नहीं हैं अंडर द टैक्स लॉ। लाज़मी नहीं है अगर आप पीआर हैं तो आप टैक्स लॉ के हिसाब से रेज़िडेंट भी हो गए। ठीक है। ठीक है? आप पीआर होल्डर हो सकते हैं, आप बाहर बैठे हैं, यू आर नॉट सपोज्ड टू पे कैनेडियन टैक्सेस बिकॉज़ आप अपने आप को कैनेडियन गवर्नमेंट को कह रहे हैं, लॉ को ये कह रहे हैं कि मैं कैनेडियन रेज़िडेंट नहीं हूँ टैक्स के लिए। अगर आप ये कहते हैं नहीं जी मुझे तो डे 1 से टैक्स फाइल करना है, मुझे रेज़िडेंट फाइल करना है, मैं दुनिया में कहीं पे भी रहूँ, ठीक है? तो वहाँ ये थोड़ा-सा डिफरेंट ट्रीटमेंट हो जाता है कि टैक्स लॉ के साथ फिर हम इमिग्रेशन लॉ को मिक्स करते हैं, हम कहते हैं यार तुम पीआर होल्डर हो, कि तुम किसी वजह से बाहर बैठे हो लेकिन तुम बाय वर्च्यू तुमने यहाँ पे घर ले लिया, तुमने फैमिली यहाँ छोड़ दी है, बच्चे यहाँ रखे हुए हैं, तुम यहाँ के रेज़िडेंट ही काउंट होगे, तुम्हें टैक्स फाइल करना ही है। जब आप रेज़िडेंट हो जाते हैं किसी भी कंट्री के, तो आपकी वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल होती है, फ्रॉम द डेट यू बिकम अ रेज़िडेंट, नॉट ओनली कैनेडियन इनकम। तो अगर आपको दुबई से पैसे आ रहे हैं, कतर से पैसे आ रहे हैं, ओमान से पैसे आ रहे हैं, किसी भी मद में आपकी अगर वो इनकम है तो, ये नहीं कि मैं अपने चीज़ें बेच के वापस लाना चाहता हूँ, तो वो टैक्सेबल होगी सारी कुछ। ठीक है, तो इसमें अगर मैं अपनी फैमिली को यहाँ छोड़ जाऊं और मैं खुद जाके वहाँ नौकरी करता रहा हूँ कुछ अरसे, क्योंकि मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिली तो मैं कह रहा हूँ कि यार ऑनलाइन नौकरी ढूंढता रहता हूँ, बट दुबई की इनकम है जिसपे कभी जिंदगी में टैक्स नहीं दिया, तो अब क्या टैक्स लाइबिलिटी बनती है? फैमिली आपकी यहाँ है, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया और आप रेंटल पे रह रहे हैं, आपने कोई रेंट पे बच्चों को घर ले दिया। देखिए, इसमें इसमें आपको ये करना है कि आपको शुरू से ही ये कॉल लेनी है। देखिए, टैक्स प्लानिंग का रूल ये है, जो हम लोग बहुत से लोग लैग करते हैं, हम लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं पोस्ट एक इवेंट होने के बाद, वो हम्म, एक हाथ मतलब जो भी एक वो जो होना होता है वो हो जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं। टैक्स प्लानिंग हमेशा पहले होती है, टैक्स प्लानिंग बाद में नहीं होती। तो इसमें अगर आप कर रहे हैं तो आपने ये इंश्योर करना है कि पहले साल में आपने अपना टैक्स फाइल नहीं करना, अपने आप को आपने रेजिडेंसी में लेके ही नहीं आना। आपने पहले दिन से ये मान लेना है कि मैं कनाडा के टैक्स के हिसाब से नॉन रेजिडेंट हूँ, मैंने वहाँ फैमिली छोड़ दी है, फैमिली वालों का टैक्स पे होगा, सारा कुछ होगा, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी बातों में आने की। जब आपने एक दफ़ा पहला टैक्स फाइल कर दिया एज अ रेजिडेंट, तब आप आ गए इनके सर्किल के अंदर, तब आपके इनके सिस्टम के अंदर आ गए। देन यू हैव टू टेक्निकली यू हैव टू डिस्क्लोज योर कैनेडियन दुबई इनकम, और उस पर टैक्स आपको देना चाहिए। लोग दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, नहीं करते, वो फिर नॉन कंप्लायंस और एथिकल इश्यूज हैं। ठीक है। अच्छा, वेरी क्लियर। अब ये कि यहाँ कनाडा में एक जो बहुत अच्छा इंसेंटिव है वो है चाइल्ड बेनिफिट, जो सीसीबी कहलाता है, समथिंग लाइक दैट। जी हाँ, मुझे याद है, सीसीबी, मैं जब कैनेडियन चाइल्ड बेनिफिट। एग्जैक्टली exactly, मुझे याद है मैं जब आया था यहाँ, और अगेन मैंने यही मिस्टेक की कि मैंने बिफोर लैंडिंग हेयर आई डेंट टॉक टू अ टैक्स कंसल्टेंट। और मैं आपका कॉन्टैक्ट जो हूँ वो डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में भी छोड़ दूंगा, ताकि जिन लोगों को जो यहाँ आना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं आने के लिए, वो आपको रीच आउट कर सकें और पहले से अपनी प्लानिंग करें, वर्सेज ये कि बाद में मुझ जैसी मिस्टेक करें। जी। तो अब वो बेनिफिट बहुत अच्छा होता है। तो उसमें मेरे आपसे दो सवाल हैं। एक तो, चूंकि मुझे वापस दुबई जाना है और मुझे नौकरी करनी है अपनी, तो क्या मैं वो चाइल्ड बेनिफिट फाइल करूं? मेरी फैमिली यही है, सो आई लेफ्ट माई फैमिली हेयर, मैं खुद वापस चला गया हूं। अब मैं वो चाइल्ड बेनिफिट फाइल करूं ना करूं, एक क्वेश्चन ये। दूसरा, अगर मेरी फैमिली भी यहाँ नहीं है, हम सब आए यहाँ, पीआर ली और वापस चले गए, तब भी क्या मैं वो बेनिफिट लेना शुरू करूं या अभी ना लूं? मुझे टैक्स नहीं देना अपनी दुबई की इनकम पे। ठीक है, जो आपका पहले तो हम आंसर देते हैं आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का, कि आप आए, आपने पूरी फैमिली वापस दी। इस पे तो शॉर्ट नहीं लेना चाहिए। जो लोग लेते हैं, हमारे पास हर साल मैं आपको एवरेज बता सकता हूँ, 4 से 5 लोग आ रहे होते हैं कि यार हम आए थे, हम यहाँ से होके इंडिया वापस चले गए थे। इंडियन भी हमारे क्लाइंट्स हैं, बांग्लादेशी सभी हैं, कि हम चले गए थे, हमें किसी ने गाइड किया तुम अप्लाई कर दो, और अब हम वापस आए, हमने अप्लाई किया, उन्होंने वेरिफिकेशन की। ये सिस्टम आपको पकड़ लेता है, ठीक है? इस सिस्टम में अब क्योंकि अब और डिजिटलाइजेशन भी हो गई, टेक्नोलॉजी भी होगी, इनको पता लग जाता है, समहाउ स्कूल से पता लगे, कहीं से भी पता लगे। तो वो फिर आते हैं जी, ये तो सीआरएम से पैसे वापस मांग रहा है, $24,000। हम तो 3 बच्चे थे, हम तो $1,800 महीने का लेते चले गए। मैंने कहा वो तो पे करना है आपको, उसका तो कोई हल ही नहीं है, क्योंकि ये आपको आपको लेना ही नहीं था, आपको बल्कि इस पे इंटरेस्ट भी देना है, पेनल्टी भी देनी है, और आपकी फाइल भी फ्लैग हो गई। हम उसे कहते हैं सीआरए में, कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी में आपकी फाइल फ्लैग हो गई। अब अगले 3 साल तक जो भी कुछ फाइल करोगे भाई, उसका ऑडिट होगा। टैक्स प्रोफेशनल
आपसे काम करने के शायद $400 ले ले, लेकिन आपकी वो फाइल निपटाने के और उसको करने के जो इश्यूज हैं, जो रिव्यू लेटर आएंगे, उस पर टाइम लगेगा और उस पर आपका पैसा भी खर्च होगा। ये अब आप कर चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो आपको नहीं करना चाहिए। कैनेडियन सिस्टम में मिस रिप्रेजेंटेशन की माफ़ी नहीं है। ये बड़ी सिंपल बात बता रहा हूँ मैं। अगर आप लोगों का ये प्रूफ हो जाता है, इमिग्रेशन में भी टैक्स को छोड़ देते हैं कि किसी वजह से लोग बहुत कुछ दिखा देते हैं, बच्चों का, फैमिली का, भाई का, मदर का। कैनेडियन सिस्टम में अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप पकड़े गए, आप बैन हो जाएंगे लाइफ टाइम के। तो एक तो आपने नहीं करना। अच्छा, पहले वाले सिनेरियो में जहाँ पे आए हैं, आपकी फैमिली यहाँ पे, देखिए जो चाइल्ड बेनिफिट कैलकुलेशन होती है ना सीसीबी की, वो होती है फैमिली इनकम पे। जब हम फैमिली इनकम कहते हैं और आपकी बेगम यहाँ पे है और आप नॉन रेजिडेंट हैं, आप दुबई में बैठे हुए हैं, टेक्निकली आपकी दुबई की इनकम भी काउंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कहते हैं मैं चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई मैं कैनेडियन रेजिडेंट हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आई नीड अ सपोर्ट, मेरी इनकम लेवल जो है कम है। अगर आपकी इनकम कम होती है तो चाइल्ड बेनिफिट मिलता है। आइडियल आइडियल थ्रेशोल्ड है $36,000, मियाँ बीवी की पूरी घर की इनकम। $36,000 साल की अगर इनकम है, उससे कम है, तो चाइल्ड बेनिफिट पूरा मिलता है, तकरीबन 585 और 590 पर चाइल्ड पर मंथ। इट्स अ बिग नंबर, राइट? लेकिन इस सिनेरियो में भी मुझसे पूछेंगे तो शायद आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपकी इनकम अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, आप दुबई में क्या कर रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, यहाँ पे आपकी फैमिली जो है वो किस पैसे से ज़िंदा रह रही है। क्या आपने आने से पहले कोई 4 लाख $5 लाख के घर बेच के, प्रॉपर्टियां बेच के सारा कुछ जहाँ ले आए, वो फैमिली वहाँ से लेके खा रही है, तो एक डिफरेंट बॉल गेम है। ठीक है, वो केस टू केस देखना पड़ेगा, बट मेरे ख्याल में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक तो एथिकल इश्यूज, ये दूसरा मैं थोड़ा सा जो दूसरा पार्ट है उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ। एक तो एथिकल इशू है कि मेरी वहाँ इनकम है, और उमूमन मिडल ईस्ट की इनकम इतनी होती है इस लेवल की कि स्पेशली क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लग रहा होता, कि वो चाइल्ड बेनिफिट को बिल्कुल स्क्वीज कर देगी। अब बिल्कुल। मेरे अंदर आ गई लालच, मैं कह रहा हूँ यार मुझे तो चाइल्ड बेनिफिट पूरा चाहिए। तो ये कैसे इनको पता चलेगा कि मैं दुबई में क्या कमा रहा था? मेरे तो कोई रिकॉर्ड्स है नहीं, मेरी कंपनी से कौन जाके पूछेगा? क्यों ना मैं जो हूँ वो पूरा ही चाइल्ड बेनिफिट क्लेम कर लूँ। नाउ आई अंडरस्टैंड देयर इज एन एथिकल इशू इन दिस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या नॉर्मली ये बैक चेक होता है फ्रॉम दुबई, ओमान, कतर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहां से भी है, कि आपकी असल इनकम क्या है? नॉर्मली बैक चेक नहीं होता है, लेकिन रैंडम सिलेक्शन में कोई भी कभी भी आ सकता है, मैं भी आ सकता हूँ। मैं ऐसे इतने क्लाइंट्स करता हूँ, हमारी हर साल सिक्योरिटी चेक होता है, हमारे हर साल सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है फ्रॉम द CRA। क्योंकि हमारे पास अपना एक ई फाइलर लाइसेंस होता है, समझ लें, या एक नंबर होता है जो हमें अलाउ करता है आप सबका टैक्स फाइल करने के लिए। तो हमारी हर साल सिक्योरिटी चेक होता है। तो हर एक की चेकिंग नहीं होती है, लेकिन रैंडम में आप कभी भी आ सकते हैं। अब रैंडम में ये भी हो सकता है आपका लाइफस्टाइल ऑडिट आ जाए। लाइफस्टाइल ऑडिट क्या होता है? आप दुबई में बैठे हैं, आप चाइल्ड बेनिफिट ले रहे हैं, और आप यहाँ पे जो है आपकी बेगम के पास जो है आपने रेंज ओवर रखी हुई है, आपने 3000 स्क्वायर फुट का घर लिया हुआ है, और जो है बच्चे प्राइवेट स्कूल में, या मतलब कहीं ना कहीं, मतलब वो नजर आ जाता है ना, कहीं तो कुछ बैंक में मूवमेंट्स कुछ तो नजर आएंगी उनको जब। तो कहीं ना कहीं ये रैंडमली लोगों को चेक करते हैं। इसी इसी वजह से लोगों का लाइफस्टाइल ऑडिट होता है। लाइफस्टाइल ऑडिट का मैंने इसलिए रेफरेंस दिया है, बुक्स में लाइफस्टाइल ऑडिट कोई चीज़ नहीं होती, हम उसे लाइफस्टाइल ऑडिट कहते हैं। क्यों? वो क्या करते हैं, वो देखते हैं यार ये कमा कुछ नहीं रहा है, अब किसने बताया उनको, क्या बैंक रिपोर्ट करता है, अल्लाह जाने, क्या डीलर जिससे नॉलेजेबल लिए, क्या उसने बताया है, अल्लाह जाने, ये नहीं पता कौन बताता है, लेकिन सब हम उनको पता लग जाता है लोगों के यहाँ पे लाइफस्टाइल ऑडिट भी होते हैं। तो रैंडम बेसिस पे चेकिंग हो जाती है, कभी भी आप आ सकते हैं उसमें। एथिक को अगर छोड़ भी दें, ऐसे लोग हैं जो अप्लाई करते हैं। अच्छा भाई, होता क्या है, जब सीसीबी आप अप्लाई करते हैं, तो सीसीबी में आपको अप्लाई करते वक्त पिछले 2 साल की इनकम डिस्क्लोज करनी होती है अपनी और फैमिली की, कनाडा या कनाडा से बाहर। क्योंकि आप अभी आए हैं, आपने पिछले 2 साल की एप्लीकेशन में वो इन्फॉर्मेशन जाती है। तो वहाँ पे भी आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप बता सकते हैं यार $8 लाख, $10,000, दोनों $10,000 देखोगे, 50 लाख की बनती है पाकिस्तानी, स्टिल जस्टिफाइबल। ठीक है, दुबई वालों की शायद ना ना हो सके, स्पेशली जो एजुकेटेड या जो अच्छे सीनियर लोग उस पर बैठे हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लोग लेते हैं। एथिकल इशू है, ऑडिट आ सकता है, उनको पता लग सकता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं आजम साहब, मैंने आई आई कॉल्ड सीआरए, क्योंकि मुझे भी पूरी लालच आई हुई थी, और मैंने कहा कि आई वांट टू नो कि इसका क्या तरीका होता है। उन्होंने मुझे क्या कहा, और जिसकी वजह से मैंने अपना सही इनकम डाली और मैंने गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये ऑनर सिस्टम कहलाता है। और जब उसने ऑनर सिस्टम कहा तो मैं इतना शर्मिंदा हो गया कि मैंने कहा मैं ढूंढ रहा हूँ कोई सुराग कि मैं किसी तरह से चीट करूं
और वो कह रहे हैं कि हम आपको ऑनर पे आपके बिलीव करते हैं, जो आपने कहा है हम यकीन करेंगे ना। ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं, ऑडिट वगैरह हो सकता है रैंडम, बट यूजुअली बाय एंड लार्ज दे गो विद ऑनर सिस्टम, एटलीस्ट ऑन दिस, एटलीस्ट उसने मुझे ये कहा था। और उसकी वजह से आई ड्रॉप द आइडिया कि आई वुड चीट देम, बिकॉज आई वाज राइट, लाइक दिस इज सो रॉन्ग। मैं एक मुल्क में आ रहा हूँ, ये लोग मुझे यहाँ इमिग्रेट अपनी जगह दे रहे हैं, मुझे अपना शहरी बना रहे हैं, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ चीटिंग देम, व्हिच इज सो रॉन्ग। सो या दैट वाज जस्ट वन एग्जांपल, मुझे याद आई तो मैंने कहा वो शेयर भी करूं। नहीं, एक्सेलेंट। ये आपको पता है यहाँ पे हर चीज़ फेस वैल्यू पे लेते हैं। अगर आपने कह दिया है उसको मान लेंगे, आपको हर चीज़ का पेपर प्रूफ नहीं देना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके फेस वैल्यू पे जो आपने कह दिया वो मानते हैं कि मान- आप सच बोल रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑडिट पे, बात करते हैं। मैंने अपने 6 साल के रिटर्न्स जमा कराए हैं और मेरा अब तक ऑडिट नहीं हुआ, और कोई ऑडिट नहीं आया मेरे पास। अच्छा, मेरी छोटी सी एक बिजनेस इनकम भी थी जो कि मैंने उसमें ऐड की है, जिसके लिए आई थिंक T2125 फाइल करना होता है, तो वो जी। भी मैंने फाइल किया है। और उसमें मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा स्ट्रेच भी किया है, मतलब अगर मैंने कोई ऐसा डिनर किया हो अपनी, मेरी वाइफ भी मेरी पार्टनर थी उस बिजनेस में, तो अगर कोई हमारे मतलब 6 महीने में अगर हम एक बार डिनर करने चले गए, तो उसकी रिसीट भी मैंने उसमें डाल दी, से कि हम बिजनेस डिस्कशन भी किए हमने इसमें। पर मुझे हमेशा से वो था कि यार ये थोड़ा सा मैं स्ट्रेच भी कर रहा हूँ एट सम पॉइंट इन टाइम, बट आई नेवर गॉट एन ऑडिट। तो क्या ऑडिट होता ही नहीं है, या ये बहुत आई वाज जस्ट लकी कि किसी ने सवाल नहीं किया मुझसे? नहीं, इसमें ये है कि देखिए यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो 10-10 साल से बैठे हुए हैं, 15-15 साल से बैठे हैं, उनका कभी ऑडिट नहीं हुआ। तो इसमें इसमें 2-3 चीज़ें हैं देखने की। देखिए, हम जिस तरह से मील की बात की, तो मील जो है बाय लॉ जो है, आप अगर अगर T1 बना रहे हैं, उसमें T2125 भर रहे हैं, तो मील में जाते हैं, तो मील के आगे भी 50% लिखा हुआ है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपका लॉ कहता है कि यार अगर तुम बिज़नेस कर रहे हो और तुम जाते हो, कॉफ़ी पीने जाते हो, कुछ करना चाहते हो, मतलब आप उनको तो यही बता रहे हैं कि मैं क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, जिसके लिए जा रहा हूँ। अगेन हम एथिक्स को हटा के बात कर रहे हैं। आप बेगन के साथ गए, आपने बोला यार यार मैं बिज़नेस एक्सपेंसेस है, जब आप बिज़नेस एक्सपेंस डालते हैं, उसको आपका 50% अलाउ करते हैं, ठीक है? लेकिन ये सारा कुछ जो होता है ना, दैट शुड मेक सेंस। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपनी $7,000 की बिज़नेस इनकम दिखाई है और आपने बोल दिया कि यार $5,000 के मेरे मील के एक्सपेंसेस हैं। वो आप डाल के देखिए, आपका इनके सारे ऑडिट के जो लेटर आते हैं वो आते हैं अगस्त, मतलब जुलाई के बाद से अगस्त से लेके सितंबर तक सारे लेटर इश्यू होते हैं सबको ज़्यादातर। ये 2 महीने का एक हार्डकोर पीरियड है, उसके बाद रिव्यू चलते हैं पूरा साल, ठीक है? तो अगर आप ये डाल के देखेंगे, आपका आपको सिस्टम इनके बाद अब भी सिस्टम आ गए हैं, सिस्टम अब ऑटोमेटिकली फ्लैग भी करते हैं, तो आप फ्लैग होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो ऑडिट ना आना, यू आर ब्लेस्ड। आपकी इनकम सीधी-सीधी होगी, आपने थोड़ा-सा जो स्ट्रेच किया है वो एक रेंज में होगा, वो वो स्टोरी बिक रही होगी, मेक सेंस हो रहा होगा कहीं न कहीं, ठीक है? वरना अगर आप बिल्कुल ही, जिसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में, आड़े-तिरछे रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ऑडिट आ जाएगा। अच्छा, वो ऑडिट ऑडिट आता क्यों है? क्योंकि आधे आधे तो सारे सिस्टम्स के थ्रू निकल जाते हैं। एक तो रैंडम सिलेक्शन होता है, प्लस उनका अपना सिस्टम फ्लैग कर देता है। वो कहता है भाई इस रिटर्न में कोई प्रॉब्लम है, ये जा नहीं रहा आगे। तो वो सारे रिटर्न जो होते हैं वो साइड पे लगते जाते हैं। और फिर आप उस पे देखिएगा, आप कभी-कभार वो डायरेक्ट कॉल करते हैं, पहले आपको इंक्वायरी करते हैं, आपसे लाइन नंबर पूछते हैं कि यार इस लाइन में 12,100 की लाइन में तुमने ये दिखाया हुआ, व्हाट डज़ इट मीन? ठीक है? इसी तरह से जब आप बिज़नेस दिखाते हैं, तो अगर आपका कुछ आइटम ऐसे हैं, मील एक हो गया, डोनेशंस हो गए आपके, ट्रैवल एक्सपेंस हो गया आपका, ऑटोमोबाइल का एक्सपेंस हो गया, ठीक है? और प्रोफेशनल फ़ी हो गई। इसको आप कभी भी बड़ा करके रखें, बड़ा करें जो कि एक अनरीज़नेबल नंबर हो एज़ कम्पेयर टू योर इनकम, ऑडिट आ जाएगा आपका। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, अब अगर ऑडिट आ गया और मैं बोलूँ ओ सॉरी गलती हो गई, असल में तो नंबर 100 था, 100 की जगह जीरो ज़्यादा डल गया तो 1000 हो गया, ये मुझसे पैसे आप एक्स्ट्रा ले लें, जितना भी टैक्स बनता है मेरा, मुझसे गलती हो गई। ये सुनाई होती है इस पे या नहीं? सुनाई बिल्कुल होती है। सीआरए देखें, ये अच्छे लोग हैं, बहुत मुनासिब लोग हैं ये लोग, ठीक है? पहली गलती तो वैसे ही माफ़ कर देते हैं ये। पहली गलती पे आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट डिपेंड करता है गलती किस तरह की, कि जो छोटी-मोटी गलतीज़ होती हैं ना, छोटी-मोटी, आपने टाइम पे फाइलिंग नहीं की या आपको पे करना था 30 अप्रैल से पहले, पे नहीं किया, उस पे वो पहली गलती पे छोड़ देते हैं। दूसरी गलती पे आपकी फाइल फ्लैग हो जाती है, तीसरी पे फिर वो अगले 3 साल तक आपको ऑडिट करेंगे। मतलब इनका सिस्टम इस तरह से, ये गलतियों पे आपको पेनलाइज़ करते चले जाते हैं। तो इसपे सुनवाई बिल्कुल ठीक। होती है। आप जब सरेंडर कर देते हैं, यार मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ 2,000 दिखाना था, गलती से मैं 4,000 दिखा दी, मैं सही कर देता हूँ, वो सही करेंगे। सही करने के बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी में, पेएबल में या रिफंड में फ़र्क आएगा, उस फ़र्क पे आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों पड़ेंगी।
दैट्स पर इट। जो मुझे समझ आ रही है इसका नुकसान ये है कि मतलब आप अगर जानबूझ के गलती करें और उसको गलती बोलें, इसका नुकसान ये है कि अगले सारे ऑडिट्स जो हैं वो फिर आपकी रैंडम सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगी आपकी। जी हाँ, जी हाँ। देखिए मार्केट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे पास लोग आते हैं ना, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ लोगों को, भाई हम 30-30 मिनट या 15 मिनट का रिटर्न करते ही नहीं। अब रिटर्न, अब हमारा सीज़न चल रहा है, आप रिटर्न दोगे, वेट करोगे 1 हफ्ता, आप क्यू में लगेंगे, कोई बनाएगा, रिव्यू होगा, सब कुछ होगा। अब मार्केट में ऐसे लोग भी बैठे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जिनके पास आप जाते हैं वो हाथ के हाथ जो है 15-20 मिनट में आपका रिटर्न डाल देते हैं, ठीक है? और वो आपको रिफंड भी अच्छा बना के देते हैं, तो लोग बहुत खुशी-खुशी आ रहे होते हैं। हमारे पास केसेज़ आते हैं कि भाई हमने लास्ट टाइम पे इतना रिफंड लिया था, अब ऑडिट खुल गया हमारा, अब क्या करें? हम कहते हैं कुछ नहीं करो, भुगतो। मतलब अब तुम मुझे उतने पैसे दोगे जितना तुम्हारा रिफंड है शायद, या किसी और टैक्स प्रोफेशनल को जाके पैसे दोगे, या टैक्स लॉयर तक भी बात जाती है कभी-कभार, ठीक है? अगर बहुत ही कोई मैस हो गया है तो। तो इसमें होता यही है कि जो जेन्युइन है, रीज़नेबल, दैट शुड, आप उस पे रहिए, कोई मसला नहीं। हाँ, आपकी फाइल फ्लैग हो जाएगी, लेकिन 1-2 साल में जान छूट जाएगी उससे, आपका ऑडिट आना बंद हो जाएगा। हमारे पास, अब मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट हैं जिनके 3-3 साल से हम ऑडिट चल रहे हैं, अब हम उनसे कहते हैं यार अगले साल शुड, एवरीथिंग शुड बी ओके नाउ। ठीक है, थैंक यू। आज़म, आई जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट बट बिफोर मूविंग, मुझे याद है जब मैं नया-नया आया था, देयर वाज़ दिस फ्रेंड आई कॉल्ड, उसको मैंने कहा था कि मुझे टैक्स फाइल करना है। तो उसने कहा ये एक बंदा है वो सबसे मैक्सिमम रिफंड दिलवाता है। आई वाज़ लाइक ये इसमें कोई चूना है ये कि कोई मैक्सिमम रिफंड दिला रहा है जो कि नॉर्मल किसी और को नहीं पता। बट एनीवेज़ थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, अब मूव करते हैं लीगल तरीके से, एथिकल तरीके से टैक्स कम करने के क्या तरीके हैं? यार देखें, टैक्स इसमें इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। अभी हम पर्सनल टैक्स पे फ़ोकस करते हैं। पर्सनल टैक्स की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल टैक्स में एक तो वो बंदा आ जाता है जो कि नौकरी पे है, जिसको हम अपनी ज़बान में, जब यहाँ आप आते हैं कनाडा में तो आप एक वर्ड सुनेंगे बहुत ही रेगुलर बेसिस पे, T4। T4 जो है आपकी पूरे साल की जो इनकम होती है नौकरी से, एम्प्लॉयमेंट से, वो उसका सबूत होता है। अब वो चाहे आप 10 जगह करें तो 10 T4 ये एम्प्लॉयर को इश्यू करने होते हैं सीआरए को। तो पिछले ज़माने में जब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, एम्प्लॉयर जो है सीआरए को देता नहीं था, एम्प्लॉइज़ दिखाते नहीं थे, तो लोग इस तरह से छुपा जाते थे इनकम। अब उनके पास ट्रैकिंग है। एम्प्लॉयर हैज़ टू फाइल, वरना एम्प्लॉयर को पेनल्टीज़ पड़ती है, और जब आप टैक्स भरने के लिए आते हैं तो आप वही T4 लेके अपने टैक्स प्रोफेशनल के पास आते हैं। जब वो सबमिट होता है तो सीआरए बैकएंड पे दोनों सिस्टम को टैली करता है, ठीक है? अच्छा, T4 पे जो एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है, एम्प्लॉयमेंट में दुनिया में हर जगह पे बहुत ही कम चीज़ें होती हैं आपके टैक्स को कम करने के लिए। हाउएवर इनके पास जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि सिस्टम इस तरह से है कि ये सपोर्टिव सिस्टम है, ठीक है? इसमें आपको चाइल्ड बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर आपकी लो इनकम है तो आपको जीएसटी क्रेडिट मिलेगा, आपको दूसरे क्रेडिट्स मिलते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो है यहाँ पे टैक्स का रेट भी हम हाई कहते हैं, और जो आपकी डिडक्शन है वो भी एक मुनासिब लेवल पर रखी हुई है, जिसमें आपके मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है? आपका डोनेशन आ जाता है। अच्छा, डोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोनेशन, अच्छा ये जो रिफंड की आप बात कर रहे थे ना कि मैं रिफंड डलवा देता हूँ, मैं आपको रिफंड डलवा दूंगा, मैं आपके डोनेशन में जाके $5000 डालूंगा, आपका एक बड़ा सा रिफंड बन जाएगा, ठीक है? मैं टैक्स प्रोफेशनल्स का जीरो जीरो रिस्क होता है, ये याद रखिएगा। हम लोग सारा कुछ आप लोगों से साइन करवा लेते हैं। दुनिया में जितने भी टैक्स प्रोफेशनल बैठे हैं वो सारा कुछ अपने क्लाइंट से साइन करवा लेते हैं। हम आपसे ये साइन करवाते हैं जो आपने दिया उसकी बेसिस पे हमने फाइल कर दिया, दैट्स इट। तो हमारा जीरो रिस्क, सारा रिस्क आप लोगों का है। मैं $5000 डालूंगा, उस पर आपका ऑडिट आएगा, बाद में सारे पैसे वापस। आपने जब डोनेशन देना है तो डोनेशन आपने देना है रजिस्टर्ड चैरिटी को, सिर्फ चैरिटी को नहीं, रजिस्टर्ड चैरिटी को, जो आपको स्लिप देखी उसमें चैरिटी का नंबर आ रहा होता है, ठीक है? डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोनेशन इज डायरेक्ट डिडक्शन है, ठीक है? अपनी इनकम का 75% तक आप डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है? इफ अगर आप जनरस हैं तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है उसका। मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए हैं आपके पास, ठीक है? इसके अलावा आपके कुछ इन्वेस्टमेंट टूल दिए हुए हैं, ये आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि ऐसा करो, अगर तुम्हारी इस साल इनकम ज़्यादा है और तुम्हें अगले सालों का पता नहीं है, बीमार हो जाते हो, डिसेबल हो जाते हो, कुछ भी हो जाता है, जॉब चली जाती है, तो आपको एक इनके पास इन्वेस्टमेंट टूल है, आरआरएसपी है। आप आरआरएसपी में पैसे डालिए, आपका टैक्स गिर जाएगा, ठीक है? आपके जो दूसरे नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि पर्सनल टैक्स में सारा कुछ आपके टैक्स रेट में कवर होता है, तो आपके पास मेडिकल है, डोनेशन है, इस तरह की चीज़ें हैं। आरआरएसपी डाल सकते हैं, अब आप टीएफएसए में पैसा रखवा सकते हैं। सिमिलरली, क्योंकि आप पर्सनल लेवल की बात हो रही है तो आप साथ में छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, वो हम उससे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, जो कि जिसने कंपनी नहीं बनाई है।
जब सोल प्रोप्राइटर बनाता है, सोल प्रोप्राइटर अपनी बिजनेस इनकम दिखाएगा, बिजनेस इनकम में से वो तो बिजनेस है, तो बिजनेस इनकम में तो सारा कुछ डिडक्ट हो सकता है। आपका बिजनेस का रेंट, जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, रेंट, ट्रैवल, ऑफिस एक्सपेंसेस, सप्लाईज, मील एंड एंटरटेनमेंट, आपका ऑटोमोबाइल, आपकी वट एवर इज रेलिवेंट टू द बिजनेस। ठीक है। अच्छा, अब जब हम ट्रैवल की बात करते हैं या हम डिडक्शन की बात करते हैं, तो कई लोग पर्सनल पे आके हमसे पूछते हैं, यार मैंने इतना रेंट दिया या मेरी इतनी मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट है, क्या ये डिडक्टेबल? वो डिडक्टेबल नहीं है, वो टैक्स डिडक्शन नहीं होती है। वो हम लोग आपसे इसलिए लेते हैं कि यहाँ पे ओंटेरियो में हर प्रोविंस के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। जब हम बताते हैं उनको, तो आपको एक ओटीबी, ओटिलियम बेनिफिट होता है, उसमें आपको फ़ायदा हो जाता है। अगर आप 1500-2000 डॉलर महीने का रेंट पे कर रहे हैं, तो आपको 10 से 15 डॉलर आपको ओटीबी का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है। अच्छा, आज़म, ये जो आपने बातें की मेडिकल की, आपने कही कि कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, फिर आपने कहा आरआरएसपी डोनेशन, है, डोनेशन है, मेरे ख्याल से एक एफएचएसए अकाउंट भी है जो कि रिसेंट आया है फॉर वो हाउसिंग। बिल्कुल रिसेंट आया है, वो रिसेंट अपडेट है, फर्स्ट टाइम अब टैक्स फ्री हाउसिंग, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट कहते हैं उसे। जी, जी। ठीक है जी। वो क्या था, वो इन्होंने लास्ट ईयर 2023 में लॉन्च किया था कि यार अगर आप उसमें पैसे डाल देते हैं टू द लिमिट, उसकी एक लिमिट है। फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस किया था, एक बड़ी लिमिट दी थी कि पूरे सालों का इकट्ठा जो है कम्युलेटिव नंबर आ जाए। अब हर साल उसकी $8,000 की लिमिट है। आप जो मर्जी भी कमाते हो, आप कहते हैं यार मेरे पास घर नहीं है, मैं अपने घर के लिए पैसे जमा करता हूँ, आप कहते हैं मैं इसमें अपने सेविंग अकाउंट में डलवाता हूँ हाउस के लिए, फर्स्ट हाउसिंग, जो भी आप पैसा डलवाएंगे वो आपकी इनकम से कट जाएगा। ठीक और है, उसकी ब्यूटी है, जब आप घर लेते हो, विड्रॉ करते हो, वो टैक्सेबल भी नहीं होगा। वन ऑफ द बेस्ट जो उन्होंने दे दिया है, नॉर्मली ऐसे इनके पास कोई स्कीम नहीं है। ठीक है। तो होता ये कि एसेंशियली मैं अपना ब्रैकेट कम कर रहा हूँ। सो मेरी जी, तनख्वाह लेट्स से $100,000 है, और मैं ये कर रहा हूँ कि मैं $100,000 को नीचे से नीचे ले जा रहा हूँ, ताकि अगर लेट्स से $100,000 का टैक्स ब्रैकेट आपने मुझे शायद बताया 28% रफली एवरेज जी, पड़ेगा, या जी। मार्जिनल टैक्स कितना होगा 100,000 पे? 40? मतलब इफेक्टिव रेट आपका आ जाता है तकरीबन 100,000 पे दोनों मिला के 31%। 31%। तो अब वो मैं 31% को कम करने का तरीका ये कि मैं जो अपनी इनकम है उसमें रिडक्शन शुरू कर दूं। वो रिडक्शन जी, ऐसे आरआरएसपी, एफएचएसए, डोनेशन, वो सारी चीजें 100,000 को असल में दिखाएंगी लेट्स से 70,000, क्योंकि मैंने सब कम राइट, कर लिया। और फिर राइट, 70,000 पे टैक्स लगेगा जो कि लोअर ब्रैकेट होगा वर्सेस जो 100 पे लगता। तो मुझे वो बिल्कुल, 30,000 पे, जो 30,000 की मैंने रिडक्शन की है, उस पे सेविंग सारी नजर आई। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल। दिस दिस वाज हेल्पफुल। अच्छा, मैंने किया ये था, ये पॉडकास्ट करने से पहले आई आल्सो आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चन ऑन ऑन माय चैनल, और मैं लोगों को कहा था कि मैं इस तरह इनवाइट कर रहा हूँ एक टैक्स एक्सपर्ट को। तो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आया है अराउंड इमूवेबल एसेट्स। तो मेरा हम्म, अगर कोई एसेट है बैक होम, कॉल इट मिडल ईस्ट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, उसकी कोई रिपोर्टिंग मुझे यहाँ करनी है? उसकी क्या जी हाँ, रिक्वायरमेंट्स है? जी हाँ। देखिए उसकी आपको नहीं, जो भी कैनेडियन रेजिडेंट है फ्रॉम द टैक्स पर्सपेक्टिव, अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, अच्छा ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हम बाद में डिसाइड करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपकी, उसकी कॉस्ट वैल्यू नहीं, ठीक है, $1,00,000 से ज़्यादा है तो वो रिपोर्टेबल है। अच्छा, अब वो क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है, रियल एस्टेट एसेट्स, बैंक अकाउंट, स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल, जो प्रॉपर्टी से मतलब जो भी आपका एसेट है कनाडा से बाहर, जब वो स्टैब्लिश हुआ, वो $1,00,000 से ज़्यादा का था, वो रिपोर्टेबल है। ज्वेलरी, हम लोगों का गोल्ड भी होता है कई लोगों के पास, वो सारा कुछ रिपोर्टेबल है, और वो रिपोर्ट करना है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, वो सबको करना है। अच्छा, ठीक है, माफी उसकी नहीं है, पर उसकी, उसका फायदा क्या है? एक तो फायदा ये कि मुझे पकड़ाई नहीं होगी, मतलब कोई ऑडिट हो सकता है, कोई उस, चेक कर सकता है। उसका फ़ायदा ये है, देखें, ये जब आप यहाँ पे डे वन पे जब आप मूव करते हैं, द डे यू लैंड, और आपको जब आप बोलते हैं यार मैंने कनाडा में लैंड कर लिया है ना, नाउ आई अप्लाइड फॉर द पीआर कार्ड, जो एयरपोर्ट पे अप्लाई कर देते हैं, तो उस दिन से आप पीआर होल्डर हो गए, राइट। उस डेट से के बाद कोई भी चीज़ आप कनाडा में लेके आते हैं बाहर से, आपकी एक लिमिट है शॉपिंग करने की, $800 की। ठीक है, उससे ज़्यादा पे जो भी चीज़ लेके आते हैं उस पर आपने 13% का टैक्स देना है, अनटिल अनलेस आप उनको ये बताएं कि भाई ये मेरी जो प्रॉपर्टी है, ये जो मेरा एसेट्स है, ये मेरी ज्वेलरी है, ये मेरी घर है, प्रॉपर्टी थी, बैंक अकाउंट था, ये सारा मेरा वो है जो मैंने पिछले सालों में जमा किया है कनाडा आने से पहले, ये मेरी प्री कनाडा की सेविंग्स हैं। अगर आप वो डिस्क्लोज प्रॉपरली कर देते हैं, अच्छे तरीके से कर देते हैं, और याद रहे, उसका फॉर्म भी बता देता हूँ मैं, T1135 है उसका,
नाम कहते हैं फॉरेन इनकम वेरिफिकेशन, नाम पे ना जाइए, है वो यही फॉर्म उस पर, ठीक है। T1135 है, इसकी सेपरेट फाइलिंग होती T1 के साथ है, T1 के साथ पर्सनल टैक्स के साथ होती है कि सेपरेट ई फाइलिंग होती है। टैक्स प्रोफेशनल मिस कर देते हैं तो उस पर $2500 की पेनल्टी पड़ती है। अगर 4 महीने बाद, 4 महीने गुजर सितंबर तक, $2500 डेली के $25 का उसका इफेक्ट है। और ये मेरे पास केस आया था, कतर के लोग थे, जानने वाले हैं, ठीक है, उनका नाम नहीं लूंगा, दे आर बोथ आर 70 ईयर्स प्लस, ठीक है, उनको ये पेनल्टी पड़ी थी जो मैं वेव नहीं करा सकता। बट पेनल्टी किस वजह से पड़ी थी, क्योंकि ऑडिट हो गया था या वो इवेंचुअली नहीं, पैसा डाला था? उन्होंने बोला था, उन्होंने फाइल नहीं किया था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ई फाइल नहीं किया। तो ई फाइल लोग एज्यूम करते हैं कि यार हमने पर्सनल टैक्स फाइल कर दिया, वो फाइल हो गया। ये सेपरेट फाइलिंग है, किसी हम्म, ने बैठ के भिजवाना है सीआरए को, या उसने किसी ने बटन दबाना है, ये सेपरेट साइन ऑफ होता है, सेपरेट फाइलिंग होती है इसकी। तो इसको, अच्छा फायदा ये, जब आप उनको ये डिक्लेयर कर देते हैं तो अगले 5 साल, 2 साल, 20 साल तक वो पैसा अपना, वो चीजें आप बेच बेच के ला सकते हैं, उस पर कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है। तो ये तो बल्कि वो फायदा ही टैक्स, है बताने का, हाँ, मतलब कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको उस पर टैक्स तो देना नहीं है, यू रादर वो जस्ट टैक्स डिक्लेयर इट। वो टैक्स फ्री हो जाता है। लोग क्यों छुपाते हैं? लोग कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी में, मेरा जो है इस्लामाबाद में लेट से घर है, या मेरा दुबई में घर है, उस पर रेंटल इनकम आ रही है, वो टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि आप कैनेडियन रेजिडेंट है, वर्ल्ड इनकम इज हम्म, टैक्सेबल। एसेट डिस्क्लोज हो गया, एसेट बेच के लाते हैं, ठीक है, गेन एंड लॉस की फिर अलग कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन वो जो मेन आपका डिक्लेयर्ड एसेट है वो नॉन टैक्सेबल हो जाता है फॉर एवर। जब आप इनकम आती है तो इनकम टैक्सेबल होगी, तो वो हर केस को देखना पड़ता है। बेहतर है, हम कहते हैं डिस्क्लोज डिस्क्लोज डिस्क्लोज, बेस्ट वे टू डील एंड लिव प्रॉपरली और क्लीन, डिस्क्लोज डिस्क्लोज डिस्क्लोज, दैट्स इट। ठीक है। और अगर ये चीज मिस हो जाए, और फॉर दैट मैटर अगर कोई चीज मिस्टेक हो जाए टैक्स में और आपको बाद में ख्याल आए, तो पीछे बैक ईयर जाके चेंज कर सकते हैं? T1135 को बैक ईयर्स इसलिए नहीं हम मना करते हैं, जाके कर सकते हैं, लेकिन बैक ईयर में जाने का रिस्क ये होता है कि देखिए आपकी इफेक्टिव डेट तो स्टैब्लिश होगी ना जिस दिन आप कनाडा में आए। सही। अब आपने T1135 पहले साल फाइल ना करें, पहले साल की वैसे भी छूट है, दूसरे साल आप फाइल नहीं करते हैं, आपको 2 साल बाद कोई एडवाइजर मेरे जैसा कोई एडवाइस कर देता है, भाई क्यों नहीं किया तुमने, अगर तो तुमने घर बेचा है $3 लाख लेके आने, दिखाए क्यों नहीं था ये तुमने, अब दिखाओ। जब आप दिखाएंगे, फाइलिंग तो आज ही होगी, इफेक्टिव डेट वहां पे खड़ी हुई है, ठीक है, तो वो आप दिखा सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत पेनल्टी वगैरह पड़ेगी। अगर मैं ये T1135 पिछले साल का जाके फाइल करूंगा तो उस पर तो $25 की स्टेट पेनल्टी है। तो यहाँ पे भी टैक्स एडवाइजर का रोल आ जाता है कि वो आपको किस तरह से गाइड करता है। ठीक है, थैंक यू। मेरे दो सवाल और हैं आजम, अगर मैं क्विकली इफ जी, आई कैन आस्क यू, आई नो वी आर इन अ रश ऑन टाइम एज वेल। एक कोई ये कि बात अगर आप अपना, ये भी सवाल आया हुआ था कि अगर T2125 फाइल किया हुआ है, तो सीपीपी अलग से सबमिट करनी होती है या नहीं, नहीं। पेंशन? देखिए, जब आप नौकरी पे होते हैं कनाडा में, जो जो सीपीपी है क्या, ये कैनेडियन पेंशन फंड। पेंशन प्लान है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं एज ए एम्प्लॉई, और एम्प्लॉयर मैच करता है आप, तो आपका फायदा होता है, ठीक है। लेकिन ये मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स कैनेडियन सिस्टम, जो कि आपको 65 साल के बाद आप वापस क्लेम कर सकते हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा वापस। जब आप अपने आप को बोलते हैं मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड से मतलब मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं नौकरी नहीं करता, लेकिन मैं कॉर्पोरेशन में नहीं हूँ, मैं अनइनकॉर्पोरेटेड हूँ, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ। उस पे जो आपकी नेट इनकम होती है उस पे आपको सीपीपी देना पड़ता है। वो सीपीपी टेक्निकली नॉर्मल कंट्रीब्यूशन से एज एम्प्लॉय ज़्यादा होता है, वो दोनों का मिलके इफेक्टिवली कोई आपका बन जाता है 8 से 9%। वो देना पड़ता है आपको, वो अपना टैक्स पेबल में समझ लें आपके, और इसकी उसकी कोई फाइलिंग छूट अलग से करनी होती है, और T2125 का हिस्सा नहीं। नहीं? नहीं, T2125 आपके पर्सनल टैक्स का हिस्सा है। जब पर्सनल टैक्स का T1 बनता है, टी मतलब जो आपका स्केड्यूल वगैरह सारे बनते हैं, ओके, उसमें वो श्योर। नंबर कैलकुलेट हो जाता है, वो टैक्स पेबल में आ रहा होता है। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। अच्छा, एक चीज और मुझे पता है, मेरा एक सवाल और बढ़ गया, सॉरी। कोई बात नहीं। सीपीपी, मैं चला गया हूँ कनाडा से, सो आई एम इन यूएस नाउ, और मेरा दूसरा सवाल भी एग्जिट से ही है। तो मुझे सीपीपी जो मैंने अब तक दिया है उसका इवेंचुअली कभी कोई बेनिफिट मिलेगा अगर मैं कनाडा वापस आता हूँ? और एक ये सवाल है, और दूसरा ये कि मैं अगर कनाडा आता हूँ 50 साल की उम्र में, तो मुझे सिर्फ सीपीपी का उतना ही फायदा होगा जितना मेरा 50 से 65 का जमा हुआ है, या मुझे पिछला भी सारा मिलेगा नहीं, जो मैंने कंट्रीब्यूट नहीं देखें किया? सीपीपी, अगर ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन समझा देता हूँ मैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या अकाउंटेंट्स हैं उनको पता होगा, या जो एक्चुरीज हैं उनको ये सारा कुछ पता होगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बैठे। सीपीपी इज अ कंट्री डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान,
इसका मकसद ये होता है, जैसे पाकिस्तान में और दुनिया में बेनेवोलेंट फंड होता है, हमारा पेंशन का सिस्टम डिफरेंट है पाकिस्तान में, वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन का जी, मतलब जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे वो आपके नाम पे जमा हो गया है कहीं किसी बंदे के पास, जो भी फंड है या कंपनी मैनेज मैनेज कर रही है उसको फंड में जाके, और वो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया आगे, तो उस वो पैसा आपके लिए पैसा कमा रहा है। अब आप उसे इंटरेस्ट बोलें, सूद बोलें, वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन वो आपके नाम का पैसा पड़ा रहेगा जब तक आप उसे क्लेम बैक नहीं करते। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। पीछे का कोई नहीं होता, क्योंकि डिफाइन कंट्रीब्यूशन है, सही। डिफाइन बेनिफिट नहीं है। जितना आपने पैसा डाला और जितना हुँ, आपका एम्प्लॉयर ने आपके बेhalf पे डाला, दोनों मिलके आपका पूल बन जाएगा, आपकी ये इन्वेस्टमेंट हो गई है, 65 साल के बाद आप वापस लेना शुरू कर दें। ठीक है, ठीक है? थैंक यू। इस तरह से होता है इसमें। आज़म, लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज़ मैं कनाडा आ गया हूँ, मैंने पासपोर्ट ले लिया है और अब मुझे वापस मिडल ईस्ट की बड़ी इनकम का जो है वो बेनिफिट लेना है। तो मैं वापस जाना चाह रहा हूँ बट पासपोर्ट भी नहीं छोड़ना, पासपोर्ट साथ रखा हुआ है। तो क्या मेरी कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगी? नहीं। या देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें अगेन है, प्लान आपने पहले करना है, आपकी फैमिली किधर होगी? कनाडा में आपके पास घर होगा कि नहीं होगा? घर होगा तो उस घर की नेचर क्या होगी? क्या रेंट पे देंगे या रेंट पे नहीं देंगे? क्या कनाडा में आप क्रेडिट कार्ड रखेंगे, नहीं रखेंगे? बैंक अकाउंट आपका किस तरह का होगा? गाड़ी होगी ना होगी? देखिए, अगर आपने कनाडा छोड़ के जाना है फॉर अ टेम्परेरी रीज़न, टेम्परेरी कुड बी 2 मंथ्स, टेम्परेरी कुड बी 10 ईयर्स, लेट्स से 10 ईयर्स। आपको पता है 10 साल तक मुझे यहाँ नहीं आना है, ठीक है? मुझे यहाँ पे घर रखता हूँ, तो क्यों रखता हूँ उसका रीज़न होना चाहिए, मेरी बच्ची रह रही है, बच्ची पढ़ रही है, बेटा पढ़ रहा है, या मेरी वाइफ़ यहाँ पे कुछ अर्सा रहेगी, या मैं हर साल जो छुट्टियों पे आके गुज़ारा करूँगा। जो आपकी नॉर्मल टाइज़ क्रिएट करती है ना चीज़ें, क्रेडिट कार्ड आप बंद कराएँगे, गाड़ी अपने नाम से हटाएँगे, बंद कराएँगे, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है? वरना आपको, कहने का मकसद है, आपको अपने आप को कैनेडियन लॉ को ये बताना पड़ेगा कि मैं टैक्स पर अगेन, पासपोर्ट का कहीं नहीं जा रहा पासपोर्ट, आप कैनेडियन सिटीज़न हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा। टैक्स डिपार्टमेंट को आपने ये बताना है कि भाई मैं टैक्स के लिए नॉन रेजिडेंट हो गया हूँ, क्योंकि मैं इस मुल्क में हर साल आता हूँ 1.5-2 महीने के लिए एज अ टूरिस्ट और चला जाता हूँ, ठीक है? मैं हम टैक्स लॉ की बात कर रहे हैं। इस सिनेरियो में आपको यहाँ पर टैक्सेस फाइल नहीं करने, आपकी वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आप लॉ को ये कह रहे हैं कि मैं टैक्सेस के लिए नॉन रेजिडेंट हो गया। अब जाहिर सी बात है, थिंक अबाउट फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट और सीआरए, जो यहाँ की कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी है, रेवेन्यू एजेंसी के, वो आपको कभी नहीं चाहेंगे कि आप नॉन रेजिडेंट हो जाए, क्योंकि आप रेजिडेंट है तो आपकी वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है। आप नॉन रेजिडेंट होते हैं तो ओनली इनकम अर्न एंड जनरेटेड इन कनाडा इज टैक्सेबल इन कैनेडा, गॉट इट, राइट? गॉट जो इट। अगर आप यूएसए में बैठे हुए हैं, आप कनाडा में अगर $10,000 कमाते हैं हर साल, तो आपको टैक्स देना है कनाडा में, चाहे आप यूएसए में बैठे हुए, राइट, बाय लॉ। तो अब जो कई लोग कहते हैं यार मैं डिक्लेयर कर दूं नॉन रेजिडेंसी, वो इतना आसान काम नहीं है, डिक्लेयर करते हैं उसमें, वो इट्स अ हेल ऑफ अ टास्क, मतलब उसमें आपको ठीक ठाक तंग करते हैं ये। उसके और बहुत तरीके होते हैं कि आप यहाँ से चले जाते हैं, आप टैक्स फाइल करवाते हैं, लास्ट वाला उस टैक्स फाइल में बताते हैं कि मैं ये कनाडा छोड़ के चला गया हूँ, देयर इज अ डिपार्चर डेट। वो एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर चलेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको अपनी टाइस थोड़ी सी रिड्यूस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे 4 घर लेके बैठे और मैं बोले जी मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, वो फिर आप इन्वेस्टर वाले में आ जाते हैं ना, वो डिफरेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है। थैंक यू आज़म, दिस वाज़ वंडरफुल। थैंक्स फॉर योर टाइम। लास्ट क्वेश्चन ये कि आपको अगर समवन वांट्स टू रीच आउट टू गेट योर सर्विसेज तो कहाँ वो रीच आउट करे? आई विल लीव दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज़ वेल, बट अगर आप बता दें तो भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं आपके साथ अपना कार्ड भी शेयर कर लूँगा। देखिए, मैं अपना सेल नंबर भी दे सकता हूँ, लेकिन सेल नंबर पे अगर मैं सारे सबके पास सेल नंबर चले जाएँगे, तो मैं शायद सो भी ना सकूँ, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप हो गया, वो रात को 12 बजे भी बज रहा होता है, तो हम तो रात को साइलेंट करके सोते हैं। सीधी-सी बात कर रहे हैं, ठीक है? आपको ऑफ़िस का नंबर देते हैं, ऑफ़िस का फ़ायदा ये होगा ऑफ़िस के नंबर का, कि ऑफ़िस में जब आप कॉल करते हैं कैनेडियन टाइम की 9 टू 5, 5 दिन, कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर उठाएगा। ठीक है। मैं नहीं हूँ, मेरा स्टाफ होता है यहाँ पे, परमानेंट स्टाफ होता है 10-12 लोगों का हमेशा, कोई ना कोई फ़ोन उठाएगा, आप उसको मैसेज दे दें, मैसेज मुझे मिल जाएगा, आपको कॉल बैक आ जाएगी, ठीक है? आपको ईमेल आईडी दे देते हैं, ईमेल आईडी यूज़ कर लें, मेरी डायरेक्ट ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, इन्फो वाली भी कर सकते हैं, बड़ी सिंपल है, info@marsers.ca, MARSERS.ca, contact us at marsers.ca, MARSERS.ca। मेरी चाहिए एम रज़ाक, मेरे नाम पे भी देख सकते हैं, एम रज़ाक, मोहम्मद रज़ाक अगर याद करना है तो एम रज़ाक एट मार्सर्स डॉट सी ए, बड़ी सिंपल सी ईमेल है, ईमेल करिए। ऑफिस का नंबर है 905-945-4942, 905-945-4942। अगर बाहर से कर रहे हैं तो 001 लगा लीजिएगा, ठीक है?
this is the right way to approach. Cool. Thank you, Azam. Thanks a lot. And it was wonderful chatting with you. थैंक यू वेरी मच बेरोज, आई एम वेरी प्लीज कि किसी की हेल्प हो जाती है हमारे तवज्जुह से, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है, दुआ थैंक में यू, याद रखें। थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर। जी दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इन केस आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है, आई एम श्योर यू लाइक अनदर वीडियो जहां मैं बात कर रहा हूं कि कनाडा में वेल्थ बिल्डिंग के क्या तरीके हैं। यू कैन चेक इट आउट हेयर। अदर देन दैट देयर इज अनदर वीडियो जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। यू कैन चेक इट आउट हेयर। थैंक यू।